अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक ही होंगे, हमेशा की तरह खूबसूरत और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। गुजारना नहीं है, अपनी ज़िंदगी को हमने जीने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है हम लोगों के पास, और अगर उसको अच्छे तरीके से जिएंगे नहीं तो जनाब इस ज़िंदगी का फिर क्या ही फ़ायदा रहेगा। बाद में सिर्फ रिग्रेट्स ही रहेंगे जब ये लम्हात, ये पल गुजर जाएंगे, ये मोमेंट्स गुजर जाएंगे, और फिर सिर्फ रिग्रेट्स हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा रह जाएंगे कि फिर हम उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपने हर लम्हे को, हर मोमेंट को, हर पल को जो है ना अच्छे तरीके से, खुशगवार तरीके से जीना चाहिए। तो आज भी कुछ बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं हमारे पास, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करने हैं। बल्कि आगाज़ ही उससे कर लेते हैं। आज बच्चों की नशोनुमा के हवाले से भी हमने बात करनी है, बिकॉज़ परेशान होती हैं ख़वातीन घर में जो कि माएँ हैं ख़ास तौर पर। वो कहती हैं जी हमारे बच्चों के जो कद है ना वो ज़्यादा नहीं है, बढ़ना कम हो जाते हैं, नशोनुमा उनकी कम हो जाती है। एक तो क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत है बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे अच्छे तरीके से ग़िज़ा नहीं ले रहे होते हैं। एक उसकी वजह से भी है कि आप न्यूट्रिशस अगर ग़िज़ा नहीं लेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं खाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके पूरी बॉडी के ऊपर उसका पड़ेगा असर, और फिर साथ ही साथ आपके कद के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। फिर आपकी जीन्स भी कुछ एक वाइटल रोल प्ले कर रही होती है कि आपका कद कितना बढ़ेगा। कि अगर आपकी जीन्स के अंदर, आपकी जेनेटिक्स में, आपकी फैमिली के अंदर अगर बहुत दराज कद के लोग हैं तो आपका भी कद बढ़ता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन हमारे घर वाले बड़े परेशान होते हैं कि जनाब बच्चे जो है ना वो क्यों इतना छोटा कद रह गया। फिर कुछ मिथ्स भी पाई जाती हैं कि जनाब शायद बच्चों के अंदर सिर्फ 18 साल के जब आप होते हैं तो तब तक आपकी उम्र तो बढ़ती जाती है, कद सिर्फ आपका 18 साल तक का बढ़ता है, उसके बाद आपका कद बढ़ना ख़त्म हो जाता है। मतलब जितना आपका कद बढ़ना था वो 18 साल की उम्र तक बढ़ना है। फिर कोई कहते हैं जी 25 साल की उम्र तक भी आपका कद बढ़ता रहता है। फिर कहते हैं अगर आप लटकते हैं, अगर आप किसी चीज़ रॉड से लटकते हैं या जाके जिम करते हैं तब भी आपका कद बढ़ता है, क्योंकि आपके जॉइंट्स जो है ना वो खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट मौजू होते हैं जो हमें डिफरेंट लोगों से मिल रहे होते हैं। लेकिन आज हम ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं कि कद किस तरह बढ़ाना है अगर आपने अपने बच्चों का, लड़की का, लड़के का, और उसके लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशन चीज़ें आपको चाहिए हैं। वो फलों की सूरत में हो सकती हैं, वो ग़िज़ा की सूरत में हो सकती हैं, उसके अलावा आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप टेंशन ना लें, सारा कुछ आपको हम आज बताएंगे। रेमेडीज़ की सूरत में, नुस्ख़ों की सूरत में, आप किस तरह कुदरत के मज़ीद करीब हो सकते हैं उसकी सूरत में। आगे बढ़ते जिस तरह मैंने बात की थी कि जैसे ही हम मौसम से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे आज के गेस्ट के साथ, जो हमें आज बताने वाली हैं कि अगर आप लोगों के बच्चों के कद नहीं बढ़ते हैं तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, बल्कि आपने ये अच्छे तरीके से सुननी है चीज़ें और फिर उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है। वैसे भी आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छे तरीके से हमें मिलता है और हमें खुशी भी होती है कि आप फ़ीडबैक दे रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि जब आप ये चीज़ें करते हैं, इनके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो इसका फ़ायदा आप लोगों को होता है। तो हमारे साथ नईमा आपा मौजूद है जो कि हमें बताती हैं, नए नए नुस्खे बताती हैं, रेमेडीज़ बताती हैं जिसके ज़रिए हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नईमा आपा की तरफ चलते हैं। नईमा आपा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्रिया जी इतना अच्छा तारुफ करवाने का, और आपकी ऑडियंस का बहुत शुक्रिया वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। नईमा आपा कद के वाले से आज हमने बात करनी है कि लड़कों और लड़कियों के कद जो हैं वो किस उम्र तक बढ़ते हैं, और जो माएँ परेशान हैं कि हमारे बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे हैं, वो कैसे हम बेहतर कर सकते हैं उस चीज़ को। आप इससे पहले बात कर रही थी जब फर्स्ट सेगमेंट में कि बाज़ लोग कहते हैं कि कद 25 साल तक बढ़ते हैं। हाँ। लेकिन मेरी मिथ थोड़ी सी इससे डिफरेंट है कि मैं कहती हूँ, पहले कहते थे कद 18 साल तक बढ़ते हैं, फिर कहते थे 22 साल तक, 23 साल तक, आहिस्ता आहिस्ता लोग आगे 25 तक। लेकिन मैं इनसे ज़रा एडवांस हूँ, मैं कहती हूँ 28 साल तक भी कद बढ़ सकता है। 28 साल तक भी बढ़ सकता है? 28 साल तक भी कद बढ़ सकता है। ठीक है, हाँ। और एक और मिथ है कि शादी हो गई है अब कद नहीं बढ़ सकता। आपको पता है शादी के बाद भी कद बढ़ जाता है। और ये हमने देखा है बढ़ते हुए। हाँ, हमने देखा है बढ़ते हुए। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी एफर्ट पहले से ज़्यादा
इसमें अगर आपने अपने बच्चे की हाइट पे तवज्जो देनी है तो सबसे पहले जो खास उम्र है ना, पहले हम उसी पे बात कर लेते हैं कि 28 तक हमें पहुंचना ही ना पड़े। ठीक है, वो है 12 से 14 साल। ठीक है, हाँ। 12 से 14 साल में जितनी हाइट तेजी से निकलती है, जिस तरह बैम्बू निकलते हैं ना जमीन के अंदर से, इस तरह बच्चों का कद निकलता है कि बच्चों की उस वक्त जो नींद है वो 12 घंटे होनी चाहिए। 8 से 9 साल से लेके ना 12 साल की उम्र तक बच्चों की नींद हर हाल में 12 घंटे होनी चाहिए। और ये चंद एहतियातें मैं बताऊंगी, ठीक है, डाइट भी बताऊंगी, लेकिन चंद एहतियातें, पहले एहतियातें जो आपने करनी है। हर बंदा डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, एटलीस्ट एहतियात कर सकता है। मैं इसलिए अपना पूरा सेगमेंट जो है वो डिजाइन करके लेके आई। हर बंदा देखता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चे को कभी भी उल्टा ना सोने दें। छाती के बल, जिस तरह बच्चे अक्सर देखे नहीं होते, पड़े होते हैं, उल्टे पड़े होते हैं, कभी भी उल्टा ना सोने दें। दूसरी बात, बच्चों को हील ना पहनाएं। अच्छा, ठीक है, हाँ जी, ये हमारे काफ मसल जो है ना ये स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, हील कभी भी ना, हमेशा फ्लैट जूता। अगर आपने अपने बच्चे को, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, मेल फीमेल दो, तो इनमें से किसी को भी हमेशा सोल हील बच्चे पहनते हैं शौक में, कभी ना पहनाएं। अच्छा, ये हम उस उम्र की बात करें जब कद बढ़ रहा है। कद बढ़ रहा है, ठीक है। मैं कहती हूँ 28 तक ना पहुंचो ना, हम इधर ही अपनी हाइट को पूरी कर लें। ये तब एहतियातें करनी है आपने 12 से 18 साल की बीच, या 9 से 18 लगा लें के बीच कर लें। हील ना पहनाएं बच्चों को कभी भी, ठीक है। तो हड्डियां मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी है आप हड्डियां खाएं। हड्डियां खाएं? यस, किसकी हड्डियां खानी है हमने? हाँ, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपने जो बोंगे में एक दफा पहले भी बता के मैं जगह जगह बताती हूँ, जो बोंगे होती है ना बड़े के जानवर की, ठीक है, कोई भी है, ठीक है, उसमें गाय है, बच्चा, कोई भी चीज आप लगा लें, मैं नाम किसी का नहीं लेती। तो जो बोंगे होती है ना सबसे सस्ती होती है वो, ठीक है। आपने 3 किलो अगर बोंगे हैं आपके पास, तो ये मैं स्पेशल बता रही हूँ उन बच्चों के लिए। आप डेली, गर्मी है सर्दी, ये मेरी आंखों ने देखा है और अभी भी हो रहा है वो, मैं उस घराने को भी ला नहीं सकती क्योंकि वो आएंगे नहीं, मैंने खुद देखा होते हुए। मैंने जब से उनको देखा ना, इतवार वाले दिन उनका नाश्ता यही है, बोंग और साथ में मछली की 2-3 बोटियां। अच्छा। वो करते ये है कि अच्छे 3 किलो लेके और उसको तकरीबन 8-9 किलो पानी में चढ़ा देते हैं। सही है। 8-9 किलो पानी में रात को चढ़ा दी है। चढ़ाने के बाद सुबह वो सूप सा बज गया, बच्चों ने वो पी लिया और बाकी वो सालन भून के खा लेते हैं। माशाल्लाह, कद रुके हुए थे, उसको यूं डाउट था कि हमारी फैमिली में कद छोटे, के बच्चों के कद ना छोटे। उस औरत ने अमल किया, मैंने उसके बच्चों का कद दराज होते देखे, सस्ता सा। देखे ना, आपको ये नहीं कह रहे कि स्पेशल आप गोश्त खाएं, वो हड्डियां गल जाती हैं, बिल्कुल ही गल जाती हैं। आप यकीन माने वो मिखे अंदर सारी मिक्स होके और वो बहुत अच्छा सा एक सूप और एक सालन बन जाता है। ये तो देखिए सबसे आसान है। उससे आसान साबूदाना, ठीक है। अच्छा। बचपन से हफ्ते में 2 बार जरूर साबूदाने की खीर खिलाएं बच्चों को, ठीक है। इसका फ्लेवर आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी खिलाएं। आप इसकी खिचड़ी बना के खिला सकते हैं इसको, लेकिन अगर खीर खिलाएंगे तो बच्चा हेल्दी भी होगा और उसकी हाइट भी बढ़ेगी। तीसरी चीज है, सबको पता है, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैं कहती हूँ सबसे अंदर कैल्शियम इसके अंदर है। अगर आप सिंघाड़े का पाउडर करके और ये हाफ टी, इतना सा ले, थोड़ा कर ले, रोज कर ले, ठीक है, कम करें, तसलसल से करें, इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए करेंगे उसमें कामयाब होंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, थोड़ा पढ़ लो, हर रोज पढ़ लो ताकि कामयाबी मिले, ठीक है। मतलब हाफ टी स्पून आपने रोज बच्चे को देना, कोई जरूरत नहीं है कि आपने किसी के साथ में दूध के साथ दे दें, सादा दूध के साथ, सुबह दे दें, शाम दे दें, भूल गए दिन में दे दें, ये ना करें, किसी भी टाइम दे दें, बस इनटेक होना चाहिए। अच्छा, दूसरी एक और चीजें हैं, ये देखें, ये मैं फ्लेवर में भी लेके आई हूँ, साथ में बताती हूँ। ये है काले तिल, ठीक है, और ये है सफेद तिल। काले तिल और सफेद तिल, अगर तो सिंघाड़ा नहीं है तो फिर आप काले तिल सफेद, देखो ये 20-20 रुपए के, 50-50 रुपए के, मैं सस्ती चीजें बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए एक महंगी डाइट भी रखी है, ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा। हम बात करते हैं आम लोगों की, ठीक है। ये देखें कि ये काले तिल और सफेद तिल, इनको मिक्स करके थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें और 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच, आपकी चॉइस, आप आधी सुबह आधी शाम कर लें, ठीक है, चाहे आप 1 चम्मच एक टाइम में कर लें। वैसे भी अगर जो बच्चा बिस्तर पे पेशाब करता हो तो वो भी, इससे भी हाँ जी कंट्रोल होता है कि पेशाब नहीं करता। रात को दे दे दूध के साथ, सादा दूध के साथ, अगर दूध नहीं है तो सादा पानी के साथ दे दें, ठीक है। हाँ, इससे भी आपका कद बढ़ेगा। अगर बच्चे को नहीं पसंद आ रहा, देखिए मैं फ्लेवर में भी लेके आई, तिल है ये, ठीक है। हाँ, ये तिल है, ये तो बच्चे बिल्कुल इतने पसंद कर रहे हैं। ये दें, नहीं खा के देखो, ये पहले सौंफ होती थी, अब ये तिल में आ गया, उसमें आ गया, ये तिल के फ्लेवर में आ गया, ये खा के देखें, ये तिल है।
आप इस तरह ना इस गुड़ के साथ खुद कर सकते हैं, या इस तरह के कलरफुली मिल जाते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। बच्चों की हाइट ग्रोथ के लिए मैं कहती हूँ इसमें शौक में 2 से 3 चम्मच भी खाएंगे बच्चे, ये खा लेंगे आराम हाँ, से, वरना थोड़ा सा गुड़ मेल्ट करके आप ये तिल साफ करके ड्राई रोस्ट कर लें और तिल के अंदर मिला के, इसको तिल शक्री बोलते हैं, तिल शक्री या तिल के लड्डू। लेकिन मजे का हो तो ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। क्वांटिटी आपने, मैंने पहले क्या कहा है, कम करें मुसलसल करें, ठीक हो गया। कि जो लोग फिर भी बोंगे अफोर्ड नहीं करते, मैंने देखे सस्ती से सस्ती चीज बताई है, फिर भी ये देखिए लोबिया और इसी के साथ होते काले चने, काले चने और लोबिया दोनों की यखनी उसी तरीके से बना लें सेम, और वो बच्चों को पिलाएं 1-1 कप, हफ्ते में 2 बार सही, 2 बार सिर्फ पिला दें, इंशाल्लाह हाइट को रोकने। लेकिन जो है वर्क जिसको हम कह रहे हैं ना एक्सरसाइज, वो मस्ट है, वर्कआउट मस्ट है, उसके अलावा आपका गुजारा नहीं है। देखिए वो एक मुफ्त की चीज है, वो आप बगैर खाए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सादा रोटी खाएं, पेट भर के खाएं। ये नए नए फैशन चल गए हैं कि आपने रोटी नहीं खानी, उसमें ग्लूटोन है, उसमें प्रोटोन है, उसमें फलां है, उसमें ये, यकीन माने हमें नहीं पता था फ्रक्टोज है, ये है, वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ खाने का पता था कि खाना है बस। लेकिन ये था कि फिर हम खेलते भी थे, ठीक है, स्किपिंग रोप भी करते थे। अब आ जाते हैं महंगे डाइट पे आ जाते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी ना एक्सपेंसिव, जो लोग थोड़े से अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उस पे आ जाते हैं। मौसमी फ्रूट कोई भी, ठीक है, एक कोई भी मौसमी फ्रूट हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज ये केला, केला कहते हैं ना कि जितना केला खाता है उतना ही कद बढ़ता है, तो बच्चे को ना केला लवर बनाएं, केला जितना हो सकता है खिलाएं। वाकई ये हकीकत है। 1% लोग, 2% मैंने ऐसे देखे जिनका नहीं बढ़ता, कोई जेनेटिकल जिस तरह मैंने बताया ना 3 to 5% हो जाता है इस तरह, लेकिन केला खाने से कद बढ़ता है, ये हकीकत है, ठीक है। साथ में नाश्ता मैं बता रही हूँ, ये एक नाश्ता करवा दें आप, चाहे बच्चे को फिर दिन में 3 बजे खाना, बच्चा मांगेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी पूरी जितनी बॉडी को चाहिए होती है न्यूट्रिशन वो सारी हो जाएगी। 2 केले हैं, 2 अंडे हैं, अगर आप अफोर्ड करते। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लिए कद्दू के बीज, ठीक है, 5 बादाम, ठीक है, और 3 खजूरें, ठीक है। चाहे तो आप इसको, अगर आपका बच्चा खाता है, या आप खुद 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, इवन कि आप 28 साल के भी हैं, ठीक है, आप ये खा ले, समझदार है ना, खा सकते हैं। और साथ में एक्सरसाइज करनी है, नहीं तो सब कुछ दूध में डाल लें, इसको ना डालिएगा, ठीक है, हाँ, सिर्फ इनको दूध में डाल के शेक करें और साथ में अंडे खाएं, रोज शेक पी लें। मैं कहती हूँ कि देख लीजिएगा जिस तरह बैम्बू लंबे होते हैं ना, बैम्बू की तरह लंबे हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा, और थोड़ा सा अगर आप ये चीजें नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस चीज को भी खा सकते हैं, ये खा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये ले रहे हैं, साथ में थोड़ा सा सिंघाड़े का पाउडर ले लें। सिंघाड़े का पाउडर क्या होता है मुनीबा, कि आपने किसी चीज में मिक्स करके, ये तो टेस्टलेस है, ये बिल्कुल टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं। इसमें शक्कर मिला लें, इसमें आप हनी का इस्तेमाल करें, ये छोटी सादा चीज, इसमें देखिए कोई चीज एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। साथ में एक चीज मेरी रह गई है, वो ये है कि ये बच्चों की हाइट में, ये लो इसको टेस्ट करके देखो जरा, आपको फिर पता चलेगा, मैं इसका फिर बताऊंगी आपको ये क्या चीज़ है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने सारे नट्स डाले हैं, देसी घी के अंदर बनाया, जिसको हम पंजीरी बोलते हैं। एक्चुअली पंजीरी ये मैंने बनाई है हाइट ग्रो के लिए, ठीक है। हाइट ग्रो मींस कि जिनके जॉइंट्स में पेन होती है ना, वो मैंने बनाई है खशखाश की पंजीरी। मैंने ली है 1 पाव खशखाश, उसको 2 किलो दूध में मैंने धो के सोख करके रख दिया। अब ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप अपने घर में बना के रखें। ये बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन, स्टूडेंट, ऑफिस गोइंग, हर बंदे के लिए है, लेकिन हर एक पे ये अपना काम करी, इतनी समझदार है ये, ठीक है, वाजिब, वेरी नाइस। आपने 2 किलो दूध में आपने खशखाश जो है वो सोख करके रख देनी है, फिर उसको ब्लेंड करना है, बहुत ज्यादा ब्लेंड करना है, फिर उसको खीर की तरह चढ़ा दें। खीर की तरह जब वो चढ़ गई है, वो पक गई है, तो फिर क्योंकि खशखाश का अपना भी एक ऑयल निकलता है, ठीक है, और साथ में आपकी दूध की भी फैट होती है, वो आपको थोड़ा सा घी डाल के वो एक हलवा बन जाएगा। उसके अंदर फिर जो किकर का गोंद होता है वो, और ड्राई फ्रूट, साथ में मैंने ड्राई फ्रूट में यही चीजें ज्यादा डाली हैं, ठीक है। और थोड़ा सा गुड़, मैंने 5% गुड़ डाला है, क्योंकि खुद मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मुझे खुद खाना होता है जॉइंट्स पेन के लिए या किसी भी ताकत के लिए। तो आपने ये सारे फ्रूट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट, ये फ्राई करके डाल दिए, और देखिए कितनी मजे की पंजीरी बन गई है। आप यकीन माने आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आपके बच्चों की हाइट अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा। बस ये है कि अल्लाह करे बच्चे खा लें। बच्चे नखरे बहुत करते हैं, बच्चों का टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, ये बहुत ही आसान मजे के है कि बच्चे खा लेंगे,
इंशाल्लाह खा लेंगे। टेस्ट बड़ा अच्छा है इसका। और मेरे ख्याल से फूल मखाने भी आपने डाले हैं। फूल मखाने इसके अंदर, गोंद है इसके अंदर, चारों मगज मैंने सॉरी नहीं डाले, मैंने इसकी जगह कद्दू के बीज डाले हैं, खजूर डाले हैं, बादाम डाले हैं और इसके अंदर फूल मखाने डाले हुए हैं जिसको फॉक्सनट्स हम बोल रहे हैं। और ये है टोटली खशखाश। ओके, हाँ, ये आपके दिमाग के लिए, आपकी नींद के लिए, डीप स्लीप, मैंने कहा ना कि 12 घंटे बच्चे जरूर, रात को आप कहें इसको ये नींद की गोली है। असल में आप बस ये बता सकते हैं ये नींद की गोली, 2 चम्मच ये खिला दें और दूध पिला दें, इंशाल्लाह बच्चा 12 घंटे लगातार सोएगा। चलिए ये तो एक बेहतरीन हमारे पास जो है नुस्खा हो गया है, हमारा सारा हो गया है, कंप्लीट हो गया हमारा। हाँ बस ठीक है, साथ में मैं एक्सरसाइज जरूर बताऊंगी कि आप लाजमी बच्चे को, एक तो ये है कि अब कोई है नहीं मेरे पास, ये वाली जो फिंगर है, ठीक है, दरमियान वाली फिंगर, ठीक है, इसको आपने जोड़ के जितना हो सकता है आप इसको हाइट तक लेके जाएं आप, और एड़ियां उठाएं, ठीक है, ऐसे लगे कि आप आसमान छू रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, ठीक है। मुझे करना जरा ऑड लगेगा, अगर कोई बच्चा होता तो मैं जरूर करके दिखाती, आप खुद नोट कर लीजिएगा। आप जिस तरह आसमान छू रहे, आपने पंजों के बल हो जाना, बिल्कुल आप, हाँ, दिन में बच्चे को, अपने बच्चे को अपने सामने कम से कम 50 बार करवा लें, इंशाल्लाह कद को कोई नहीं रोक सकता। ओके, अच्छा, ये एक्सरसाइज भी आप लाजमी करें और साथ साथ ये डाइट का भी ख्याल रखें। और लास्टली एक और चीज, बचपन में हम देखते हैं ना कि नानियां दादियां बच्चों को लेके मालिश कर रही होती है, कहती है इससे भी आपका जो बच्चे का कद है ना वो बढ़ेगा। बिल्कुल, ये मैं खुद भूल गई थी, आपने अच्छा याद करवा दिया मुझे। देखें, मालिश जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है 12 साल की उम्र तक। अगर आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं ना, पहले तो देसी घी से होती थी, अब देसी घी नहीं है तो तेल से कर लें, कोई बात नहीं है, तेल से कर लें, लेकिन मालिश करके फिर 2 घंटे ठहर के, ठीक है, 2 घंटे बच्चे को खेलने दें, फिर नीम गर्म पानी से नहलाएं। मैं कहती हूँ कि बच्चे के मसल्स भी मजबूत होंगे और इंशाल्लाह हाइट भी अच्छी होगी, बाल भी अच्छे होंगे, नींद भी अच्छी होगी। चलें जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया है कि आपको आज पूरा पैकेज मिल गया है कि आपने अगर बच्चों की हाइट बढ़ानी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। और शर्तिया ये है कि 28 साल तक आपकी हाइट बढ़ सकती है, और इवन दो कि अगर आप मैरिड भी हैं तो उसके बाद भी हाइट बढ़ सकती है अगर आप इन तमाम तर चीजों के ऊपर जो एहतियातें बताई है नईमा आपा ने, उनके ऊपर अगर आप अमल दरामद करते हैं 18 साल तक अपना कद पूरा कर लें। आप 18 साल तक कद तो अपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नईमा आपा, आप आई, इसके ऊपर बात की और इतनी अच्छी चीजें हैं कि इसके ऊपर आप जरूर अमल दरामद कीजिएगा और फिर आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता ही है कि जनाब आप हमें फीडबैक भी जरूर दें। और आप लोगों का शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं। चले जी, थैंक यू सो मच आपा। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। सर्दियां आए और सर्दियों में चटपटे से खाने का दिल कर रहा होता है, घर में भी बनाए जा रहे होते हैं, डिफरेंट डिशेस जो है ना वो ट्राई की जा रही होती है। और ख़ास तौर पर जब से हमने ये जो अपना पूरा एक सेगमेंट तैयार किया है, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं, तो उसके बाद से इतना अच्छा हमें फ़ीडबैक आता है कि जनाब हम जब घर में वो ट्राई करते हैं तो वो बड़ी मज़ेदार होती हैं। तो इसी तरह की डिशेस जो है ना वो आप हमारे लिए और भी ज़्यादा लेकर आया करें, क्योंकि फ़िश का सीज़न है। लास्ट टाइम भी हमने आपको बड़ी मज़े की फ़िश जो है ना वो बनानी सिखाई थी। आज हमने आपको फिंगर फ़िश घर पे किस तरह बना सकते हैं उसकी रेसिपी हमने आपको बतानी है, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं, पसंद करते हैं, ईज़ी टू मेक भी है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरह बनती है, इस पर हमने बात करनी है और आपको रेसिपी भी सिखानी है। तो इस पर बात करने के लिए शेफ़ अली रज़ा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, साथ साथ वो तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। वो अपनी चीज़ें, अपने जो टूल्स हैं, हम कहेंगे ऑब्वियसली सबके अपने अपने टूल्स होते हैं ना, शेफ़ के अपने छुड़ियाँ, कांटे, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। शेफ़ अली आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। शेफ़ अली, आज हमने फिंगर फिश बनानी सिखानी है अपने आज हमने देखने वालों को। जी जी, ठीक है जी। इसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है हमें? सबसे पहले बोनलेस फिश चाहिए हमें। ओके, वो रेड स्नैपर ले लें या सालमन ले लें। ओके, तो कोई भी हो, बोनलेस होनी चाहिए लाजमी। इतनी महंगी महंगी आप ना फिश हमें बताते हैं, रेड स्नाइपर ले लें, यहाँ पर आप जो है ना वो लोग कहते हैं जी सस्ती बताए जो हमारी अफोर्डेबिलिटी में भी आ जाए। वो ब्लैक रोहू है, लेकिन वो इतना सस्ता नहीं है, उसमें वो कांटे होते हैं तो उसकी अच्छी बनती नहीं है। हमें कांटों के बगैर वाली चाहिए, बोनलेस चाहिए हमें। ठीक है जी, सही है। तो उसके लिए फिर हमें जो थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? जी जी, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा आप लोगों को जी। अगर आपको ये इस तरह की जो है ना वो मजेदार फिश बनानी और वो भी बोनलेस, इसके लिए चाहिए फिंगर फिश जो है वो बोनलेस ज्यादा अच्छी लगती है। जी जी। तो इसके लिए आपने कौन सी वाली ली है? ये मैं रेड स्नैपर लेके आया। आपने रेड स्नाइपर ली है, ठीक है, ओके। और कितनी चाहिए इसके लिए हमें? जितनी मर्जी बना लें, कम से कम हाफ केजी बना लें आप। ठीक है। और इसके लिए क्या क्या और चाहिए? हाफ केजी के लिए मैं रेसिपी बताने लगा हूँ आपको इसकी,
इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना, लेमन जूस, ठीक है, मैरिनेट करने के लिए। तो उसके लिए ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, पपरिका पाउडर और उसके साथ हल्की सी ज्वाइन डालनी है आपने, रेड चिली पाउडर डालना है। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो उसके लिए आपने तिक्का पाउडर और तंदूरी पाउडर लेकर दोनों को मिक्स करके लगा देना है इसको। अच्छा, दोबारा से बताइएगा, क्या अगर सारे स्पाइसेस नहीं मौजूद है तो क्या लेना है हमने? चिकन टिक्का मसाला, ओके, और तंदूरी मसाला, अच्छा, ये दोनों को मिक्स करके लगा देना। अच्छा, बस और कुछ भी नहीं और चाहिए? कुछ नहीं डालना है इसमें। और लेमन जूस चाहिए हमें उसके लिए? जी, लेमन जूस थोड़ा सा डालिए। ठीक है, लेमन जूस चाहिए। और अगर आपके पास बाकी स्पाइसेस नहीं है तो टिक्का मसाला और तंदूरी मसाला लेकर उसको मिक्स करके इसको मैरिनेट कर दें। जी, मैरिनेट कर लें, ये बेस्ट है मेरे ख्याल से। उसके बाद इसे बनेगा फ्लोर का बैटर। अच्छा, फ्लोर का बैटर बनाएंगे हम, फ्लोर का बैटर बनेगा, उसमें कॉर्नफ्लोर यूज करेंगे, मैदा यूज करेंगे, और उसमें हम स्पाइस यूज करेंगे, वाइट पेपर और हल्का सा साल्ट। ठीक है जी, उसमें बैटर में साथ साथ आप करें भी, साथ साथ आप हाँ स्टार्ट भी करें ताकि हम साथ साथ बात भी करेंगे और बता भी देंगे। अभी जो है ना आप इनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में हमें इसको काटना है। जी जी, ठीक है, अभी आप इसका जो वो मैरिनेशन है वो बना रहे हैं? जी, मैरिनेशन बना रहा हूँ, बैटर की मैरिनेशन बना रहे हैं? बैटर की। ठीक है, बैटर की मैरिनेशन। इसमें क्या क्या ऐड ऑन किया आपने? इसमें बटर फ्लोर। अच्छा, बटर फ्लोर डाला जी, और इसमें डाला कॉर्नफ्लोर, वाइट पेपर और साल्ट। ठीक है, सही है। तो ये फिंगर फिश लेनी है, ये वाली फिश है। ओके, ठीक है, रेड स्नाइपर आपने ली हुई है जी। इतना पीस बनाना है इसका। ओके, ठीक है, इसको आपने लॉन्ग स्ट्रिप्स की सूरत में जो है ना काटना है। इसमें थोड़ी सी स्मेल होती है जब आप ये मिलती फ्रोजन है। ओके, फ्रेश नहीं मिलती इधर पाकिस्तान जी, में। पाकिस्तान में तो नहीं होती है जी। तो इसको जब ये वॉश करना, तो वॉश करने के लिए ना हल्का सा विनेगर आपने टच करना है इसको, इसकी स्मेल खत्म करने के लिए। अच्छा, विनेगर में क्या इसको हम डिप करके रख दें या क्या करें? बस वॉश करनी है विनेगर से। विनेगर से हमने वॉश करनी है, ठीक है जी जी। विनेगर से वॉश करके उसके बाद आप इसको पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर ले तो इसकी फिर स्मेल नहीं आएगी? जी, स्मेल नहीं आएगी। ठीक है, देर आपने उसके अंदर डिप नहीं करना है, बस सिर्फ वॉश करना है। ठीक है, अभी आपने इसके अंदर लेमन जूस डाल रहे हैं? जी, लेमन जूस, फ्रेश लेमन डाल रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें जाएगा रेड चिलीज, ठीक है, पपरिका पाउडर जाएगा जी। ओके, उसके बाद वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें नमक नहीं डाल रहे हैं आप? नमक बिल्कुल नॉर्मल सा डालते हैं, सी फूड में ना पहले ही सॉल्टी होता है, सी फूड होता है हाँ जी। कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा नमक पसंद होता है, जी जी, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अगर आपको उसको नहीं लगाना तो आप यहाँ भूल गए तो आप उसके बैटर में भी जो है नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं। जी जी, बैटर में डाल सकते हैं आप। मतलब डिफरेंट टेक्निक्स हैं आपकी, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप बना सकते हैं। मैं कहती हूँ कि कुकिंग बहुत इजी है इतनी भी इजी है जितनी आप समझ रहे हैं। कुकिंग बहुत इजी है जिनको सिर्फ करनी आती है उनके लिए बहुत इजी है, जिनको नहीं करनी आती वो तो किचन में मत घुसे, वो सिर्फ डिजास्टर करते हैं किचन में जाके और कुछ नहीं करते, वो बल्कि काम बढ़ा देते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा ही है जिनको काम आता है सिर्फ वो किचन में जाया करें। ठीक है, हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। जी जी, और हमारी जो मैरिनेटेड फिश है उसको भी मैरिनेट करके रख दिया है। अभी तो जैसे हम लोग फौरी तौर पर इसको मैरिनेट करके हम लोग पकाने की कोशिश करेंगे, घर में हमने इसको कितनी देर मैरिनेट करके रखना है? ये सॉफ्ट मीट होता है, इसको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होता, नहीं रखना हमने इसको। जी, इसको बस 20-25 मिनट पहले कर लें आप, ओके, तो इसमें तैयार हो जाएगा। ये सॉफ्ट मीट ऑलरेडी पहले ही सॉफ्ट मीट है, तो इसी को इतना देर मसाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। आज आपको शेफ़ अली रज़ा ने बनानी सिखाई है फिंगर फिश, रेड स्नाइपर उन्होंने आज बनाई है। और आप क्योंकि इसमें ये बोनलेस होती है तो बोनलेस में जैसे उन्होंने बताया कि आपको या तो रेड स्नाइपर चाहिए होगी या फिर सैल्मन चाहिए। आप इस तरह इसकी जो प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी जो है ना वो सॉस भी बनाई है शेफ़ अली ने, और साथ ही साथ जो फिश है वो भी तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच शेफ़ अली कि आप आए और आज भी बड़ी मज़ेदार सी आप हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए रेसिपी लेकर आए थे। ये भी हम ट्राई करेंगे, फिर इसका भी फीडबैक हम ज़रूर आपको देंगे। थैंक यू सो मच कि आप आए हैं। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
अभी जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ अब खाने पीने से हटकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम पंजाब के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी अरसे से जो ना लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बात हो रही है कि जो बल्दियाती इंतखाबात है वो नहीं हो पा रहे हैं और बल्दियाती नुमाइंदे बहाल नहीं हो पा रहे, बिकॉज़ बल्दियाती नुमाइंदों की भी बहुत एक अहम रोल होता है हमारी जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो चाहे आपके गली मोहल्ले, अगर आपका मसला हो गया है, सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, सीवरेज का मसला हो गया है, या फिर अगर आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई भी ऐसा छोटे से छोटा काम ना, वो आपका बल्दियाती नुमाइंदा ना अच्छे तरीके से उसको लेकर चल सकते हैं। आप उसके पास अपनी दादरसी के लिए भी जा सकते हैं कि भाई हमारा ये मसला हो गया, उसको हल कराएं, क्योंकि ये बल्दियाती नुमाइंदे बहाल नहीं थे तो लोगों को फिर अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ता था और वहाँ पर किसी को इजाज़त मिलती है, किसी को इजाज़त नहीं मिलती है। तो अब जो है ना वो फ़ैसला ये किया गया है कि लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी हो चुकी है। दिसंबर में बताया जा रहा है कि जनाब इंतखाबात कराए जाएंगे। इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, पंजाब हुकूमत की तैयारियां, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के हवाले से कह दिया है कि आपके पास 4 हफ्ते हैं, इसमें हल्का बंदियां आप कर लें। तो पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या तैयारियां हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमजा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो बिल आया पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025, इसमें क्या तब्दीलियाँ लेकर आई गई हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है और किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको फ़ायदा नहीं होने वाला, बिकॉज कुछ चेंजिंग्स इसके अंदर ऐसी लेकर आई गई हैं कि जितने भी सिलेक्टेड उम्मीदवार होंगे फिर उनको कुछ 30 दिन के बाद मेरे ख्याल से जो है ना किसी जमात के साथ उनको अफिलिएशन शो करनी पड़ेगी, ना पड़ेगा। तो हमजा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा, पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 अल्लाह अल्लाह करके मंजूर हुआ। 22 गश्त इसकी इतनी थी, जो भी हुकूमत पिछली हुकूमत भी आई तो उन्होंने भी कहा जी 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 बल्दियाती नुमाइंदे बहाल होंगे। फिर नून लीग की हुकूमत आई तो हमें लगा कि अब शायद बहाल हो जाए, बिकॉज इनकी हुकूमत में अच्छी खासी काम कर रहे थे बल्दियाती नुमाइंदे। लेकिन 1.5 साल बाद जाके इनको भी होश आया है कि अच्छा चले हम भी बल्दियाती इंतखाबात करा ही लेते हैं। अभी भी 4 हफ्ते मांगे हैं इन्होंने हल्का बंदियों के लिए। ताख़ीर वैसे क्यों हो रही थी, क्या वजह थी इसकी? अच्छा मुनीबा, ताख़ीर की वजूहत जो है ना वो डिफरेंट हैं। अगर आप बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट बिल 2022 जो गुज़िश्ता हुकूमत ने पास किया था उस पर एतराज़ात थे उसको जो है वो रिन्यू करने के लिए लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 लाया गया और बाकायदा एक नया एक्ट जो है वो तश्कील दिया गया। और जब आप एक नया एक्ट तश्कील देते हैं तो फिर उसमें आपको अपने जो पार्टी के जो नुमाइंदगान होते हैं उनसे भी बात करनी होती है, जो आपके जो सोशल नुमाइंदगान होते हैं उनसे भी बात करनी होती है। तो इस वजह से अगर आप बात करें तो इसमें ख़ासा टाइम लगा, क्योंकि मार्च के करीब जो है वो बिल पेश किया गया था। उसके बाद इसमें तकरीबन मुतअद्दिद महीने इसको जो असम्बली पंजाब असम्बली की कमेटी है वहाँ से पास होने में लगे और उसके बाद अब जो है ये बिल पास किया गया। तो इसमें मुख्तलिफ शिकें जो हैं वो चेंज की जाती हैं ताकि किसी को भी जो है वो आरा कोई ना रहे। उसके बाद जो है इस बिल को पेश किया जाता है। अब अगर आप बात करें अब की ताख़ीर की, तो अब क्योंकि नई हल्का बंदियाँ होनी हैं और नई हदूद बंदियाँ भी होनी हैं, फिर उसके बाद नए यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो तश्कील पाने हैं। तो अभी अगर आप गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ने सर्कुलर पहले जारी किया था कि दिसंबर में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, तो उसको जो है अब होल्ड किया गया। आज या कल में नया एक जो नोटिफिकेशन है वो मुतवक्की है कि उसमें जो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और गालिबन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नए बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका टाइम जनवरी या फरवरी तक जा रहा है। लेकिन जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो इतनी आसान बात नहीं है कि उसको 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि पूरा पंजाब है जिसमें हल्का बंदियाँ होनी है, फिर नई डिमार्केशंस होनी है, फिर आपने आबादी की कैलकुलेशन करनी है, जो मरदमशुमारी है उस पर चलना, तो एक लेंथी प्रोसेस है। तो अगर आप मेरी बात करें, मेरे से पूछे तो मुझे नहीं नज़र आता कि बल्दियाती इंतखाबात जनवरी या फरवरी में हो सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फरवरी से भी आगे जा सकते हैं? ये फरवरी से आगे जाएंगे, क्योंकि जो नई हद बंदी है वो एक बड़ा क्रूशल काम है। उसमें आपकी जो डीसी शिप है, फिर आपके जो लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो सारी बीच में आती हैं, अपने हल्के बताते हैं, अपने एरियाज़ बताते हैं। उसके बाद आबादी देखी जाती है, फिर सारी टाउन कॉरपोरेशंस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, फिर उसके बाद आपकी जो तहसील कमेटी हैं वो सारी उनकी डिमार्केशंस पहले होती है। फिर उसके बाद जितनी एक यूनियन काउंसिल को प्रॉपर्टी जानी है उसका जो है वो तयन किया जाता है कि ये हदबंदी से प्रॉपर्टी जो है वो इस तरफ है तो ये इस यूनियन काउंसिल को जाएगी और ये जो है दूसरी यूनियन काउंसिल। तो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 1 माह का टाइम दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल
ख्याल के जो हमारी सूरत हाल रही है कि हम कभी भी वक्त पर कोई चीज़ पूरी कर लें, तो ये जनवरी फरवरी तक मुझे तो होते हुए नज़र नहीं आते। अगर मैं कम से कम भी वक्त दूं तो मेरे ख्याल में 6 माह तो हदबंदियों को लगेंगे, और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भी दूं तो उसमें अगले साल के आखिर तक जो है वो हुकूमत पंजाब के पास कोई जवाज़ बचता हुआ नज़र नहीं आता कि उन्होंने हदबंदियाँ क्यों नहीं की या नए बलदियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। तो जो जनवरी और फरवरी की बात हो रही है, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे नज़र नहीं आता कि जनवरी फरवरी में बलदियाती इंतखाबात होते हैं। तो अब देखते हैं अभी तो ये सिर्फ मतलब कि इतना क्रूशल हदबंदियों का मामला इतना क्रूशल है कि ऑब्वियसली ये पूरा एक सिस्टम होगा, उसके तहत ये सारी चीज़ें चलेंगी। सिर्फ वजह ये है ताख़ीर की, या इसके पीछे कोई और भी सियासी या इंतज़ामी मामलात भी हैं जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत जो है फ्रंट फुट पर आके अभी फ़िलहाल उस तरह अग्रेसिवली इसके ऊपर काम नहीं करना चाह रही है? देखिए मुनीबा, इख्तियारात की मुंतकली तो सबसे बड़ा एक मसला है ना। ठीक है, आप भी, मैं भी, हुकूमत पंजाब भी, कोई भी अपने इख्तियारात जो हैं वो आगे नहीं देना चाहता। सही है। अब आप देखें कि अगर बलदियाती नुमाइंदे बहाल हों तो एक MPA जो एक पूरी कितनी PP से जीत के आता है, वो उसका इख्तियार क्या रह जाएगा? उसका इख्तियार सिर्फ ये रह जाएगा कि उसने पंजाब असम्बली में आकर कानून साजी करनी है। एक मिनिस्टर जो है उसका इख्तियार क्या रह जाएगा कि उसने जो पावर है वो मुंतकिल करनी है और निगरानी करनी है, और सारा इख्तियार जो है वो जाएगा कहाँ पर? एक चेयरमैन, एक मेयर या फिर एक जो यूनियन काउंसिल के नुमाइंदे हैं उनके पास। तो अगर आप बात करें सियासी हरबों की तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें आप देखें कि 2015 में जब आखिरी इलेक्शन हुए उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसको बारहा दफ़ा जो है इंतखाबात को इसी वजह से लेट किया गया कि जो इख्तियारात की मुंतकली है वो ना हो सके। फिर 2022 में नया एक्ट लाया गया, उसके बाद भी इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए। खैर उसके बाद उनकी अपनी हुकूमत जो है वो चलेगी, लेकिन जो सियासी हरबे जिसकी आप बात कर रही हैं वो यही होते हैं कि इख्तियारात की मुंतकली जो है वो बड़ा दर्द देती है एक हुकूमत को। कि एक मतलब आप देखें ना, एक जो MNA या MPA है वो लाखों वोट लेकर आता है, और जो एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बनेगा वो बेचारा जो है वो हज़ारों की तादाद में वोट लेकर आएगा। तो वो बड़ा एक मुख्तलिफ होता है कि कहाँ एक पूरा इलेक्शन, फिर कहाँ एक बलदियाती इलेक्शन एक यूनियन सिस्टम में लड़ना, और उसके बाद सारे इख्तियारात उधर चले जाना। लेकिन अगर हम जमहूरी तौर पर बात करें तो एक जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि बलदियाती नुमाइंदों तक ताकत जाए, और उसकी वजह यह है कि अगर मैं एक यूनियन काउंसिल में बैठा हूँ तो मुझे अपनी यूनियन काउंसिल के मसाइल ज़्यादा बेहतर पता है। ये तो शुरू से ही चलता रहा है ना कि हमने लोकल बॉडीज़ को काम करते हुए देखा है, फिर उनके ऊपर जो मिनिस्टर्स आते हैं इलेक्ट होके वो भी हैं। तो ये 2015 के बाद ही ये मामला आया है कि जब इख्तियारात की जंग आ गई, इख्तियारात नहीं हमने नीचे जाने देने हैं। नहीं, ये तो मसला शुरू से ही रहा है। अब पहले क्या मजबूरी होती थी इस वक्त आप देखें कि मौजूदा जो कराची की सूरत हाल है वहाँ पर बलदियाती सिस्टम है, और जमात इस्लामी आपको रोज़ जो है वो नज़र आती है कहते हुए कि हमें जो है वो फंड्स नहीं मिलते। तो फिर उसमें ये चीज़ भी आती है कि जो पार्टी पावर में है उसके बाद जो नीचे इख्तियारात हैं उसका पता नहीं कौन सी पार्टी को जाते हैं, हो सकता है मुखालिफ पार्टी को चले जाएं, तो फिर मुखालिफ पार्टी को इख्तियारात तो नहीं ना दिए जा सकते। तो ये सारे मसाइल हैं जो देखने पड़ते हैं, जिसके लिए लटकाया जाता है, और ये शुरू से लटकाया जाता है किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से। तो अभी तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो मुखालिफ पार्टी है, अगर पंजाब में बात कर लीजिए अपोजिशन में जो PTI बैठी हुई है, उसको तो वाइट वॉश कर दिया जाएगा इसमें सारे बलदियाती इंतखाबात में। अगर उन्होंने कोई अच्छी हिकमत अमली ना अपनाई तो उनका तो इंट्रा पार्टी मामला वैसे भी इंतखाबात का चल रहा है, वो भी नहीं वो हो सका। अच्छा देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना बहुत सारी कानूनी पेचीदगियों का सामना है। उसमें अगर आप बात करें जो इनके इंतखाबात का मामला है, फिर इनके जो पिछले दिनों ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला देखा, फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद भी कानूनी पेचीदगियाँ आ सकती हैं। और वाइट वॉश मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकेंगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी जमात को वाइट वॉश नहीं कर सकते। उनके कौन से 2 या 3 नुमाइंदे होंगे, वो भी पूरे पंजाब में खड़े होंगे। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उनकी भी कोई ना कोई हिकमत अमली तो सामने आएगी। जैसे हमने पहले देखा था इलेक्शन से पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, फिर मजलिस वहदत मुस्लिमीन, बड़े सारे रास्ते होते हैं एक सियासी बंदे के पास जो है वो उनको निभाने के लिए। लेकिन अभी तो बड़ी एक इनिशियल सी बात है ये, क्योंकि अभी जब बलदियाती इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे फिर हम दोनों पार्टियों की हिकमत अमली भी देखेंगे कि उनकी क्या है। लेकिन अभी एक जो बलदियाती बिल है वो पास हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो वर्किंग है वो अभी तक शुरू नहीं हुई। वो एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, उससे हम निकलेंगे फिर हम पार्टी की हिकमत
अमलियाँ देखेंगे। हिकमत अमली देखेंगे, ठीक है। कि मतलब हमें ये इस सारे सिनारियो को परख कर पता ये चला है कि पंजाब हुकूमत सीरियस नज़र आती है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो अब बिल तो मंजूर हो चुका है और अब देखते हैं कि इसके ऊपर तैयारियां कब से शुरू होंगी और कब तक जाकर ये मुकम्मल हो पाएंगी और फिर इंतखाबात होंगे। हमज़ा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमज़ा, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ माहौल के हवाले से बात कर लेते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों और मौसम की शिद्दत ने लाहौर को बुरी तरह से मुतासर किया है। जो कभी बागों का शहर कहलाया जाता था वो आज कंस्ट्रक्शन की सनत और हाउसिंग सोसाइटीज़ की बदौलत मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार है। ज़ेर ज़मीन पानी की कम होती सतह हो, यहाँ पर लाहौरियों को सांस लेने की जंग का सामना हो, या फिर शहर में माहौल दोस्त परिंदों की कम होती तादाद का सामना हो, ये सब हमारी आने वाली नस्ल के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब आसमान पर हमें चिड़िया नज़र आती थी, फाख्ता, कव्वे और दीगर परिंदे बड़ी तादाद में हमें नज़र आते थे, मगर अब आसमान पर सिर्फ हमें चीलें ही उड़ती नज़र आती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो चमगादड़ों की भी जो नस्ल है वो मादूम होने लगी है। और किसी भी जगह कुदरती वसाइल यहाँ पर माहौल के मुतासर होने से किन मसाइल का सामना होता है, इस हवाले से दुनिया क्या इक़दामात कर रही है और किन अलार्मिंग फैक्टर्स को अब भी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, अपने माहौल को रहने के काबिल कैसे बनाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए PhD स्कॉलर डॉक्टर सैयद मोहम्मद साकिब से आज हम बात करेंगे, जो माहौलियात पर काफ़ी वसी स्टडीज़ रखते हैं। तो उनसे बात करते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साकिब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया मैम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साकिब, माहौल के वाले से हमने आज बात करनी है। जिस तरह मैंने बात की है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो बर्ड्स हैं, जो बाकी मामलात है, स्मॉग की सूरत हाल हमारे सामने है, देन जो हमें प्लांटेशन भी जितनी हो रही होती है वो भी हमारे सामने है। बर्ड्स आजकल हमें नज़र नहीं आती हैं। जो कभी वेदर चेंज होता था तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बर्ड्स, खूबसूरत सी बर्ड्स नज़र आती थी। क्या वजह आपको लगती है जो इकोसिस्टम जो हमने ख़राब किया उसकी वजह से आई? जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि माहौल दोस्त परिंदे होते कौन से हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। सो उनके होने से जो पोलिनेशन, फूलों की पोलिनेशन है उसमें इजाफा, या फिर बीज जो हैं उनको जिस तरह से वो फैलाते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद दरख्त जो हैं वो बढ़ते हैं, उनकी तादाद बढ़ती है, जो कि माहौल को बेहतर बनाते हैं और जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। तो जब ये चीज़ जो है नहीं हो पाती, जिसकी वजह से तो इसका जो एक बहुत बड़ा रीज़न है उसमें हमारा जो, जैसे आपने ख़ुद अभी बात की कि जो ट्री कैप है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। बट ट्रीज़ बढ़ रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट सही दरख्त लगाना जो है ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे दरख्त जो सिर्फ आंखों को सुकून दें ये ज़रूरी नहीं है, हमें ऐसे दरख्तों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जो माहौल के लिए बहुत बेहतर हैं, जो परिंदों को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिससे वो जिस पर वो अपने घोंसले बना सकते हैं या जहाँ पर जिसके साए में वो रह सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और स्मॉग, डेफिनेटली स्मॉग एंड ये जो नॉइस पोल्यूशन है, इसकी वजह से परिंदों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से दे ट्रेवल टू अदर सिटीज़। अभी आपको क्या लगता है, मतलब अगर आपने स्टडीज़ भी की हैं तो आपको क्या फाइंड आउट हुआ कि अभी लाहौर में जो है परिंदों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा क्या है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आते हैं? आई थिंक लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, बिकॉज कंस्ट्रक्शन से एक तो नॉइस पोल्यूशन तो है ही, पर उसके अलावा माहौलियाती आलूदगी है, स्मॉग में इजाफा है। तो जब वो हमारे लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो परिंदों के लिए इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जिस्ट इन अ सिस्टम लाइक दैट। सो डेफिनेटली आई वुड से बढ़ता हुआ जो कंस्ट्रक्शन है, एंड जिस तरह कंक्रीट का एक जंगल हम जो कहते हैं, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं वहाँ पे जो बर्ड जोन है वो एग्जिस्ट नहीं करते। सो इस तरह के उनको ध्यान में रखकर सोसाइटीज़ को प्लान नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम में गड़बड़ आ रही है। अब जैसे आपने कहा कि एक ट्री कैप होना चाहिए उन बर्ड्स के लिए जो उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें उन्हें,
तो किस तरह के फिर दरख्त होने चाहिए? और जब आप यहाँ पर दरख्त देखते हैं लाहौर में, बिकॉज जिनको पता है दरख्तों के बारे में वो अच्छे तरीके से हमें गाइड कर सकते हैं कि जी किस तरह के दरख्त लगे हुए हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है भी हैं, बर्ड फ्रेंडली, इको फ्रेंडली है भी हैं या नहीं है, ये सिर्फ हमने खूबसूरती के लिए उनको लगाया हुआ है? अब बहुत सारे वैसे ऐसे दरख्त हैं जिनको खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, जैसे सरू का है और बहुत सारे फूलों के लिए, बट आई थिंक ऐसे पौधे हैं। लेकिन जैसे कीकड़ है, नीलम है, उसके अलावा नीम है, सो कीकड़ है, इस तरह के दरख्त, बेरी का दरख्त, ये बहुत सारे ऐसे दरख्त हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, घोंसले बनाने की जगह और ये सब। उसके अलावा रावी का जो एक एरिया है जहाँ पर वेटलैंड, जिसको दलदली मिट्टी भी हम कहते हैं, सो वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो जो है रावी में डंप किया जाता है, तो वहाँ का जो आलूदगी है जो पानी की, वो उस जगह पे रहने वाले जितने भी हमारे जो रेजिडेंट बर्ड्स हैं या फिर जो माइग्रेटरी डिफरेंट जगहों से सफ़र करके आया करते थे लाहौर रावी कैनाल पे, अब वो वहाँ पर नहीं होते, वहाँ की आलूदगी की वजह से। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जी, लेकिन हम तो एक साइड पे भी देखते हैं कि दरख्त काटे जा रहे हैं, फिर कहते हैं जी दरख्त हम लगा भी देते हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर आपने एक दरख्त काटा है तो उसके बदले में आपको 100 दरख्त लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप उसकी जो ना रिप्लेसमेंट या उसकी जगह जो है फुलफिल कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे 100 काटते हैं और 1 लगाते हैं, ऐसे ही है हमारे यहाँ पे उल्टा है। यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस स्पीड से लाहौर फैलता जा रहा है, हम सब जानते हैं, पॉपुलेशन इतनी डेंस हो गई है, इट्स सो क्राउडेड, जिसकी वजह से अब तो हमें जो हाउस स्पैरो, जो चिड़िया, वो भी उस तरीके से नहीं आती है। एग्जैक्टली, क्योंकि परिंदों के होने से जब वो ये हशरात और इस तरह के इंसेक्ट्स को खाते हैं तो उससे जो है वो मज़ीद जो बीमारियों में इजाफा होता है वो कम होता है। अभी डेंगू का मसला जैसे है, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बर्ड्स, बट जब ऑब्वियसली इस तरह के जब पानी का खड़ा होना और ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा, पत्तों और इस सब को कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा, और जो कि बायोडाइवर्स जो फजला है उसको भी हटा दिया जाएगा, सो देन देयर इज़ डेफिनेटली अ लॉट ऑफ रूम फॉर देम टू, मतलब उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी अब हमें, जैसे आपने भी बात की कि हमें पहले जैसे हमें तोते नज़र आते थे, पैरट्स होते थे, वो कहीं भी हमें बैठे हुए नज़र आ रहे, परिंदे फाख्ता में नज़र आती, अब तो नहीं नज़र आती है वो हमें। चिड़ियाँ कितनी कम हो गई, स्पैरोज़ कितनी कम हो गई, अब हमें सिर्फ चीलें नज़र आती हैं। इन चीलों की वजह से ठीक है, ये भी हमारी इकोसिस्टम का, बायोडाइवर्सिटी का एक अहम रोल प्ले करती हैं ये भी, लेकिन इन चीज़ों की वजह से मज़ीद क्या बेहतरी आएगी या फिर हम दूसरी साइड पर जाएंगे, नेगेटिव साइड पर जाएंगे? नहीं, आई थिंक चील और गिद्ध जैसे बहुत ज़्यादा 1990s से ऑनवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा तबाही हो गई है, बिल्कुल नहीं है। दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम, बट ये वो अब परिंदे हमें नज़र आते हैं जो कि ऐसे हार्श वेदर में या ऐसी हार्श कंडीशंस में और जिस तरह की कंस्ट्रक्शन और जिस तरह का शोर शराबा, डेंस पॉपुलेशन है जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से अब सिर्फ यही हमें दिखते हैं। बट बाकी आई थिंक इस टाइम ज़रूरत है कि जो बाकी परिंदे जो अब हमें नहीं दिखते, जो माइग्रेट कर चुके हैं, जो डिफरेंट जगहों पर जा चुके हैं, उन्हें वापस लेकर आया जाए। अच्छा, डॉक्टर सैयद मोहम्मद साकिब सलीम हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साकिब, थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की। जनाब, अब कुछ इंसानी रिश्तों के हवाले से बात कर लेते हैं, जिसमें अगर किसी रिश्ते को सबसे खालिस, बेलौस और फितरी कहा जाए तो वो होता है बहन भाइयों का रिश्ता। बचपन की वो लड़ाइयाँ, वो मुश्तरका हंसी, स्कूल की शिकायतें, माँ बाप से छुपकर खेलने के लम्हे, सब कुछ एक ऐसी याद बन जाते हैं जो इंसान की शख्सियत का हिस्सा होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, यही बहन भाई जो कभी एक दूसरे के बगैर सांस लेना गवारा नहीं करते थे, अजनबी बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? ये एक अलमिया बन चुका है और जिस पर मुझे लगता है कि बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुआशरा सिर्फ फ़र्द से नहीं बनता बल्कि रिश्तों के मजमूए से बनता है। जब ये रिश्ते टूटने लगते हैं ना, तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि आज के दौर में बहन भाई के रिश्ते में पहले जैसा प्यार और खुलूस क्यों नहीं रहा है, क्यों अजनबी हो जाते हैं एक वक्त के बाद बहन भाई जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे। तो इस पर बात करने के लिए हमें डॉक्टर आमना मुआज़म ने ज्वाइन किया है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करेंगे कि ये क्या नफ्सियात है, ये कैसी नफ्सियात है और इसके पीछे क्या क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं। डॉक्टर आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड जी।
डॉक्टर आमना, आज के दौर में बहन भाइयों के रिश्ते में क्यों दूरियां आती जा रही हैं? मतलब वही बचपन के बहन भाई जो इकट्ठे बड़े हुए होते हैं, खेल कूद रहे होते हैं, एक दूसरे के अंदर जान बसती है उनकी, और जैसे ही वक्त गुजरता जाता है, एज बढ़ती जाती है, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो जाते हैं, और वही बहन भाई अब एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, दूरियां इतनी आ जाती हैं, दिल जो है ना वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। क्या वजह लगती है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने मुनीबा पूछा है, और आई थिंक ये बड़ा एक की पॉइंट है जिसके ऊपर हम अगर गौर करें तो इसको बहुत आगे तक हम लाइफ में इसकी रेप्रिकॉशंस देख सकते हैं। पहले तो हम बात किया करते थे सिबलिंग राइवरी की, लेकिन आज मैं इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी जिसकी हम रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको देख रहे हैं कि ना सिर्फ बहन भाई के रिश्ते पे बल्कि इन जनरल भी जब हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं तो हम इमोशनल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, जब इतनी इंसान ने डेवलपमेंट कर ली है, हम इतना ज़्यादा सोसाइटी के सिस्टम्स की बात करते हैं, रिलेशनशिप की डायनामिक्स की बात करते हैं, तो हमें अब इमोशनल बाउंड्रीज़ की भी बात करनी चाहिए। हर रिलेशनशिप जो है अगर उसको हेल्दी रखना है तो उसके लिए इमोशनल बाउंड्रीज़ का बनना, फॉर्म होना, और उसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इमोशनल बाउंड्रीज़ जो हैं वो क्या हैं? पहले तो मैं ये देखने वालों को बताना चाहूँगी, जैसे हमारे घर की एक प्रोटेक्टेड वॉल्स होती हैं, एक बाउंड्री होती है जिसके अंदर हमारा घर बना होता है जी। उसी तरह हमारे रिलेशनशिप जो हैं उसके भी इर्द गिर्द कुछ इनविजिबल लाइंस होती हैं। सही है। और वो लाइंस हमारे इमोशंस की बाउंड्रीज कहलाती हैं, इमोशनल बाउंड्रीज कहलाती हैं। वो थिक भी हो सकती हैं, वो थिन भी हो सकती हैं, जैसे दीवारें होती हैं, बट दे आर इनविजिबल। अच्छा, इमोशनल बाउंड्रीज हमारे वो पैटर्न्स हैं जो बनते कब हैं? वो बचपन में बनते हैं, और बचपन में बनते हैं जब हमारे बहन भाइयों के भी बन रहे हैं और हमारे भी बन रहे हैं, और वो बन रहे होते हैं अटैचमेंट स्टाइल्स के साथ। ओके। यानी कि आपका एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, आपका इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, अवॉइडेंट है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पेरेंट्स की पर्सनैलिटीज़ कैसी हैं, उनका बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसा है। क्या वो बच्चों को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहे हैं? क्या वो एक सिबलिंग को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस दे रहे हैं? क्या एक बच्चे को बड़े बहन भाई को छोटे बहन की केयर ना करने के लिए गिल्ट और शेम में डाल रहे हैं? जहाँ पर हम ये गिल्ट, शेम और मैनिपुलेशन का रिलेशनशिप पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को बचपन में ही इंड्यूस होता हुआ उनकी अपब्रिंगिंग के साथ देखते हैं ना, वहाँ पर हमें इमोशनल बाउंड्रीज जो हैं उनकी फाउंडेशन में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सही है। और फिर वो रफ्ता रफ्ता हम देखते हैं कि ये बढ़ते चले जाते हैं। कहीं पर हम ओवर डिपेंडेंस देखते हैं। जैसे अगर फैमिली में एक बहन भाई थोड़ा ज्यादा काबिल है, जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियों का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि उसको अपनी जिंदगी में सांस लेने का मौका नहीं मिलता। उसको कहा जाता है कि देखो, एक तो लेट से स्पेशल चाइल्ड है, या ये तो पढ़ता नहीं है, तो उंजी घूमता फिरता रहता है, तो पुत्र सारी जिम्मेदारी तेरे होते हैं। तो हम इस तरह से प्यार से कह के इमोशनल मैनिपुलेशन से काम लेकर जो काबिल होता है, जो एहसास जिम्मेदारी रखने वाला होता है, उसमें समटाइम्स इतना बर्डन डाल देते हैं, और वो समझते हैं कि ये मुझे करना है, ये मेरा फर्ज है, और वहाँ पर उसकी अपनी ज़ात, उसकी सेल्फ, उसकी एस्पायरेशंस कहीं खो जाती हैं। तो ये एक अनहेल्दी बचपन से भी ना एक थोड़ा सा समटाइम्स पेरेंट्स की तरफ से इंसेप्ट हो जाता है। एक तो ये रीज़न है। ओके। दूसरा ये कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो हर इंसान, एक तो उसका IQ है जो उसका इंटेलिजेंट कोशेंट है, एक उसका EQ है जो उसका इमोशनल कोशेंट है, और आजकल हम बात करते हैं एक्स कोशेंट की, यानी कि आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोशेंट। तो जितना ज़्यादा आप जिंदगी में किसी चीज़ का तजुर्बा करते हैं वो एक बहुत वैल्यू और वर्थ रखता है। सही है। तो जिस तरह के एक्सपीरियंसेस आपकी पर्सनालिटी की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिस तरह के तजुर्बे से आप ज़िंदगी से बड़े हो रहे हैं, क्या कोई इंसान एक फुटपाथ पे सो के बड़ा हुआ, किसी पुल के नीचे वक्त गुजारी, किसी ऑर्फनेज में रहा, एक बहुत आलीशान घर में, एक पॉश किस्म के घर में रहा, जहाँ उसको ज़िंदगी की सब नेमतें मुयस्सर थी। लेकिन कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सब नेमतें थी लेकिन वो अलोन थे, लोनलीनेस थी, उनके पास रिलेशनशिप नहीं थे। तो हर बंदा एक डिफरेंट तजर्बे से बड़ा होता है, जो डिपेंड करता है कि उनके इमोशंस, उनकी रिलेशनशिप्स जो हैं फ्यूचर में कैसे बनेंगे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। मुझे लगता है कि इमोशनल रेगुलेशन आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू डील विद एनी ऑफ द रिलेशन, स्पेशली विद योर सिबलिंग्स। जिसमें मुझे लगता है कि एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो हम अपने बच्चों को बचपन से ही नहीं सिखाते।
वो ये है कि अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, यानी अगर मैं खुश हूँ तो मैं कहूँ कि आई एम हैप्पी, सही है। और अगर मैं सरप्राइज्ड हूँ, मुझे कोई चीज़ हैरान कर रही है, तो मैं कहूँ कि आई एम सरप्राइज्ड। ओके। या गुस्सा है तो मैं उसको कहूँ कि आई एम एंग्री या आई एम डिस्गस्ट। या हम कभी भी इमोशंस को लेबल करना, रिकॉग्नाइज नहीं करना सिखाते। अर्ली स्टेजेस पे नहीं सिखाते। ओके। तो एक बाज़ औक़ात रिलेशनशिप के बीच में भी कुछ रिजेंटमेंट होती है, इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना कि बहन भाई एक दूसरे को बता ही नहीं पाते हैं कि अगर आपको किसी से मसला है तो वो, क्योंकि शुरू से ही नहीं आपको इमोशंस बताने की आदत होती है। तो बैठकर अगर हम किसी को असर्टिव तरीके से ये बताएं जेंटली, उससे का मतलब ये नहीं है कि आपने चीख के बताना है, चीख पुकार करनी है, लड़ाई करनी है। सॉफ्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। जब ओवर द इयर्स हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो रिलेशनशिप ऐसा ही बन जाता है कि एक बंदा हमेशा कुड़ता रहता है और एक बंदा उसके राइट्स का मिसयूज करता रहता है। तो ये चीज़ें सिबलिंग्स में एक बहुत अजीब किस्म की केमिस्ट्री डेवलप करती हैं। और जब वो अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं, अपने अपने स्पाउसेस मिल जाते हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर डिटैचमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। बेशक ऐसी है। फिर तो आप कहते हैं जी अब तो क्या है, अब अपनी ही फैमिली है, अब उनसे क्या ही मिलना है। फिर ये भी बड़ा अच्छा आपने पॉइंट हाईलाइट किया है कि ये कहा जाता है कि जी अब इसकी अपनी फैमिली होगी, अपना पार्टनर, अपना स्पाउस आ गया, तो इसकी वजह से बहन भाइयों को टाइम नहीं दे रहा या दे रही है। फिर कुछ कहते हैं जी ये इसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हो गई हैं, इसकी तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इसकी वजह से ना ये हमसे दूर होता जा रहा है या होती जा रही है। मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि देखें, जो आपकी फैमिली ऑफ ओरिजिन होती है ना, वो आपकी रूट्स हैं, आपका बेसिक है, आपका एसेंस है। जो लोग ज़िंदगी में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उन रूट्स से कट ऑफ हो जाते हैं और वो अपना एक नया पौधा, नया दरख्त लगा के एक नई फैमिली शुरू कर लेते और पीछे मुड़ के नहीं देखते, रिसर्च कहती है वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं। उनका इनर कोर कभी भी मुतमईन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक जो गिल्ट है ना, वो हमेशा रहता है कि हमने अपने जो ओरिजिन था उसको हमने छोड़ दिया। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर आपकी फैमिली ऑफ ओरिजिन ने आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ नहीं की जो वाकई बहुत ज़्यादा गलत थी, इवन जो जिनके साथ गलत भी होता है वो भी अगर उसका डिस्कोर्स कर लें तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं, रादर देन कि आप जो हैं वो अपनी ज़िंदगी अलग बना लें। जब आप अपनी रूट से कट जाएंगे ना, तो आप कभी भी बहुत बड़ा दरख्त नहीं बन सकेंगे, आप फ्लरिश नहीं कर सकेंगे कभी भी। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं, हमारा बहन का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, ये आपको बहुत ज़्यादा सैराब करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ये एक तरह से ना नरिशमेंट दे रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपने ज़िंदगी के लेट से 5 साल, 10 साल, 20 साल गुजारे, लेकिन जो आपके सिबलिंग्स हैं आपने उनके साथ ज़िंदगी के उसमें एडिशन कर लें 20, 22, 25 साल वो गुजारे हैं, तो आपका उनसे एक बहुत पुराना, बहुत गहरा, और आप एक ही तरह के माहौल में बड़े हुए हैं, आप जो चीज़ें समझते हैं, जो डायनामिक्स समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन रिलेशनशिप्स में अगर थोड़ा सा हम विजडम से काम लें और बैठ के इनका डिस्कोर्स कर लें और कोशिश करें कि हम एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस दें और उसकी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करें और अपनी बाउंड्री को भी प्रोटेक्ट करें, तो ये रिलेशनशिप्स बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे ही है, और इनके बगैर वैसे भी आप नहीं रह सकते हैं, जितना मर्जी कोई मजबूत हो जाए, लेकिन इन रिश्तों के बगैर नहीं रहा जाता है। अच्छा, दूसरा, क्या माली मामलात भी बहन भाइयों के रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं? अगर मैं आजकल के दौर की बात करूं तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तो मटेरियलिज्म ने इसको ख़राब किया। क्योंकि देखिए, हमारा एक बड़ा कम्प्लेक्स सा ना कोलेक्टिविस्टिक कल्चर है। हम वैसे क्लेम तो बहुत करते हैं मॉरल वैल्यूज़ को, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पे आते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि जी बहनों को हिस्सा ना दो जायदाद में, इनको तो जहेज दे दिया। फिर वो घर पर अगर वो आती हैं बहनें तो होता है कि भी इतना ज़्यादा भी ना, क्या हर वक्त तो आ रही हैं तो थोड़ा सा कम करें। तो वो कुछ इस तरह की जब चीज़ें आ जाती हैं ना कि आपको अपनी बहनों पे खर्च करते हुए एक फीलिंग आती है कि जी इनकी तो शादी पे इतना स्पेंड कर दिया, तो अब हम इनको क्यों इनकी विरासत में से हिस्सा दें। तो आई थिंक अगर हम ट्रू इस्लामिक प्रिंसिपल्स को सामने रखें तो दे डोंट टॉक अबाउट जहेज़ एंड अदर स्टाफ, दे एक्चुअली टॉक अबाउट द शरई विरासत जो बेटियों को मिलनी चाहिए, जो भी उनका हिस्सा है। तो अगर हम उसको दिल से तस्लीम कर लेना तो मेरा ख्याल है, और ये पेरेंट्स भी नहीं एक्चुअली करते, पेरेंट्स ही आगे बच्चों में ये इनकलकेट करते हैं और वो थोड़ा सा खुद भी फ़र्क करते हैं बेटियों और बेटों में। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है अभी थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है। अभी मैंने देखा है कि लोग कुछ थोड़ा सा बच्चियों के हकूक़ के मामले में थोड़ी ज़्यादा बेहतर एक एडवोकेसी रखना शुरू हो गए हैं,
लेकिन आज से कोई 10-20 साल पहले तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे तो एक कैटेगोरिकली पाकिस्तान में तो एक मुझे लगता है कि एक लाइन खींच दी जाती थी कि जिसकी शादी होगी अब उसका कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन अब ये कि चूँकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है तो अब थोड़ी सी ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि मदर्स को भी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। अक्सर माएँ वो फ्राइडियन कॉन्सेप्ट है कि वो बेटों के साथ ज़्यादा प्यार करती हैं, अब वो भी बेहतर हो रहा है वैसे, लेकिन ये कि ये है थोड़ी सी माँ के दिल में ना बेटे की मोहब्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है बेटी की निस्बत। तो वो कहती हैं कि चले अब हमने बेटियों को तो अपने घरों का कर दिया तो हम अपने बेटों को प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि औलाद जो है वो आपकी बराबर है, बेटियां और बेटे, बल्कि बेटियां तो मैंने देखा है ओल्ड एज में माँ बाप की ज्यादा खिदमत करती हैं, बेटे भी करते हैं लेकिन बेटियां ज्यादा करती हैं। और जो नहीं करती उनको करनी चाहिए। हाँ, उनको करनी चाहिए। ठीक है जी, डॉक्टर आमिना मौज़म हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात हैं, और हम बात कर रहे थे कि किस तरह बहन भाइयों के रिश्तों को मजीद मजबूत बनाया जा सकता है। डॉक्टर आमिना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इजाज़त देनी है आपने, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।